हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके पीएससी पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड क्लर्क पेपर सेट या मॉडल पेपर पार्ट 1 के बारे में दोस्तों। तो मॉडल पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। एग्जाम से पहले मैं आपको 5 से 6 मॉडल पेपर्स दे दूंगा कि किस हिसाब से आपका दोस्तों पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। साथ में दोस्तों हमने देखिए उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियोज आपको दे दी है। उत्तराखंड का हमारा लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यूट्यूब पे आप पोस्टमार्टम क्लासेज और मैराथन क्लासेज को अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में भी दोस्तों मैंने पोस्टमार्टम क्लासेज में आपको बहुत अच्छा सेक्शन कवर अप करा दिया है। हिंदी के भी कुछ और पार्ट्स में आप लोगों के लिए लाऊंगा। उत्तराखंड करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है अभी तक का। और जो ऑल इंडिया करंट अफेयर है दोस्तों वह भी मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके 2 वीडियोज मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर्स के बारे में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसकी सीरीज भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। पिछले 2 सालों के जो एग्जाम पेपर हुए हैं वो मैंने आपको कंप्लीटली दे दिए हैं। और जल्द ही दोस्तों मैं यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स हुए हैं ना उनके भी क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो एग्जाम होने तक दोस्तों मैं लगभग आपके लिए जो भी पुराने पेपर्स हैं सभी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे यूके पीएससी मॉडल पेपर पार्ट 1 के बारे में। और यह मॉडल पेपर दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स और यूके पीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। क्योंकि पटवारी लेखपाल में आपका जो एग्जाम पेपर का लेवल है दोस्तों वो थोड़ा सा अप रहेगा एज कम्पेयर टू पुलिस कांस्टेबल। तो उसी के हिसाब से दोस्तों ये पेपर बनाया गया है। और दोस्तों ये 100 नंबरों का आपका एग्जाम पेपर है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है। 20 हिंदी के क्वेश्चन है इसमें, 40 दोस्तों उत्तराखंड के हैं और 40 नंबर की इसमें जीएस वाला सेक्शन आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स और दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है। करंट अफेयर्स की ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि उसका मैं आपको अलग सीरीज बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 100 में से आपके कितने नंबर इस प्रैक्टिस सेट्स में आ रहे हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगाने हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और आप लोग साथ साथ में इसके आंसर भी दोस्तों देते जाइएगा। अगला पहला हमारा प्रश्न है, सूरदास की रचना सूरसागर किस भाषा में रचित है। तो सूरदास की जो रचना है दोस्तों सूरसागर यह ब्रज भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में दोस्तों यह रचित है, ठीक है। अब सूरदास की कुछ दोस्तों अन्य रचनाएं भी हैं जैसे कि सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलों के अतिरिक्त, ठीक है, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि जो रचनाएं हैं यह सूरदास से ही संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि सूरसागर जो इनकी रचना है वह किस भाषा में रचित है। तो यह दोस्तों ब्रज भाषा में रचित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अपमान में भी दोस्तों अप उपसर्ग है, अपादान में भी अप उपसर्ग है, अपवाद में भी अप उपसर्ग है, अपरोक्ष में दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, अप उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग दोस्तों आपको बताया ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगला दोस्तों, निर्लेप शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो निर्लेप में दोस्तों हमारा निहि धन लेप निर्लेप होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारी क्या है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? सॉरी, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। निहि धन लेप यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर दोस्तों आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर भी किसी बात को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां पर हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसा कि इसमें है कि हनुमान की पूंछ में तो आग नहीं लग पाई लेकिन पूरी लंका जल गई और सारे जो निशाचर या राक्षस थे वहां से भाग गए। तो अतिशयोक्ति बात को बड़ा चढ़ाकर प्रयुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो सबसे आगे रहता हो या जो सबसे आगे रहता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों क्या, अग्रणी। क्या होगा? अग्रणी होगा। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। तो अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वह होता है दोस्तों क्या, प्रतिकूल। अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया है। तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है क्या, नायिका। क्या होता है? नायिका होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मनमथ का पर्यायवाची शब्द है या मनमथ किसका पर्यायवाची शब्द है, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मनमथ दोस्तों किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्या? मनमथ किसका, कामदेव का। और कामदेव के ही कुछ अन्य पर्यायवाची होते हैं दोस्तों जैसे कि कंदर्प, मनमथ, मदन, अनंग, रागच्छन्न और और मधुसुक, मीनरथ,
और कुसुम चाप, ये सभी क्या होते हैं, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। तो मनमत का पर्यायवाची शब्द भी क्या है, कामदेव है। ठीक है, अगला प्रश्न है वाण्योचित्य में कौन सी संधि है। तो वाण्योचित्य में दोस्तों क्या होगा इसका संधि विच्छेद, वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य। तो वाण्योचित्य में दोस्तों आपकी कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। संधि की मैं सारी वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हमारी क्या होती है, यण संधि होती है। और यो व रो लो के पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पर भी हमारी क्या होती है, यण संधि होती है। याद रखना है आपको। तो वाणी धन औचित्य इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो ये बढ़ चढ़कर बातें करने वाले जो रेखांकित भाग है इसमें कौन सा पदबंध है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, आपको यह याद रखना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11वां हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है, मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। 11वां प्रश्न क्या है आपका, कि कृतवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि जो कृतवाच्य होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है। तो कृतवाच्य में दोस्तों जो क्रिया का संबंध होता है वह किसके साथ होता है, कर्ता के साथ में होता है। किसके साथ में होता है दोस्तों, कर्ता के साथ में। कृतवाच्य में कर्ता वाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ में दोस्तों क्रिया का संबंध होता है। किसमें, कृतवाच्य में। याद रखना है आपको, अच्छा प्रश्न है, एक बार यूपी के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और दोस्तों अगर कृतवाच्य की बात करें तो कृतवाच्य क्या होता है, आपको यह भी याद रखना है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं उसे कृतवाच्य दोस्तों कहा जाता है। जैसे कि दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है या रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान होता है और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है दोस्तों, वहां पर क्या होता है हमारा दोस्तों कृतवाच्य होता है। और कृतवाच्य में जो क्रिया है इसका संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गीता धीरे धीरे चलती है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो गीता धीरे धीरे चलती है दोस्तों, तो इसमें जो आपका धीरे धीरे होता है ना, यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या होता है दोस्तों, प्रकार होता है। धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार होता है। और देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण जो होते हैं आपके अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं कि ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे हो गया, और तेज हो गया, तेज जैसे कि कहते हैं कि शेर तेज दौड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जहाँ पर विधि या रीति का वर्णन होता है, जैसे कि धीरे धीरे हो गया, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो तुलसीदास द्वारा दोस्तों शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया जो ग्रंथ है वह है दोस्तों क्या, हनुमान बाहुक। याद रखना आपको क्या है, हनुमान बाहुक वह ग्रंथ है। ठीक है, अब तुलसीदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों कौन कौन सी, देखिए श्री कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, वैराग्य संदीपनी है। यह सभी जो, जैसे कि श्री कृष्ण गीतावली होगी, कवितावली होगी, विनय पत्रिका होगी, दोहावली होगी, गीतावली होगी, वैराग्य संदीपनी होगी, यह जो ग्रंथ या रचनाएं हैं इनकी, यह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, और रामचरितमानस भी इनकी रचना है, और रामलला नचहु इनकी रचना है, बरवे रामायण इनकी रचना है, पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल हो गया, और रामाज्ञा प्रश्न हो गया। यह जो रचनाएं हैं इनकी, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है। विनय पत्रिका किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। और जो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति है तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था वह कौन सा है, हनुमान बाहुक है। अगला है दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ होता है क्या दोस्तों, अनपढ़ होना। क्या होता है, अनपढ़ होना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। मतलब कौन सा जो रेखांकित शब्द है इसमें से जो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ हूँ, मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, आपके होंठ तो बड़े आकर्षक हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा रेखांकित शब्द है जो केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, तो वह है दोस्तों क्या, वर्षा। वर्षा जो शब्द है वह केवल एक वचन में ही प्रयुक्त है, जबकि दर्शन, अक्षत और होंठ इसे एक वचन के साथ साथ बहुवचन भी इनके बनाए जा सकते हैं, लेकिन वर्षा जो है दोस्तों हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। यह दोस्तों प्रश्न एक बार राजस्थान के ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे आनंद बहुत आता है, या आनंद मुझे बहुत आता है। तो बहुत सा सरल सरल सा प्रश्न है दोस्तों, मुझे बहुत आनंद आता है, ठीक है, आनंद में आ गया तो ज्यादा नहीं आएगा, और आनंद बहुत आता है नहीं होगा, आनंद मुझे बहुत आता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा पद है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि अचूक विशेषण के साथ में कौन सा संज्ञा पद प्रयुक्त होगा दोस्तों, अचूक निशाना, जवाब, दृष्टि या नेत्र। देखिए आप बनाइए, अचूक निशाना, अचूक जवाब, अचूक दृष्टि, अचूक नेत्र। तो अचूक निशाना दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अचूक विशेषण के साथ में उपयुक्त संज्ञा पद होगा, ठीक है। यह प्रश्न दोस्तों पटवार एग्जाम राजस्थान में एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो अन्य पुरुष शैली में दोस्तों इसमें से कौन सा पत्र लिखा जाता है, यह भी अच्छा प्रश्न है। अनौपचारिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, या सभी दोस्तों इसमें से अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। तो इसमें से दोस्तों आपका जो सरकारी पत्र होगा यह क्या होता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सरकारी पत्र जो होता है वह किसमें, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है, आपको यह याद रखना है। जबकि अनौपचारिक पत्र जो होता है हमारा, उस अर्ध सरकारी पत्र हो गया, यह किस शैली में लिखे जाते हैं दोस्तों, यह मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और सरकारी पत्र क्या होता है, सरकार के कामकाज से संबंधित जो पत्र होते हैं दोस्तों, यह क्या होते हैं, हमारे सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। या वह पत्र जो सरकारी कार्यालय में किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है, या एक सरकार के द्वारा दूसरी सरकार को, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को, एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को भेजा जाता है, वह सभी पत्र जो होते हैं हमारे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, या फिर हमारे कौन से पत्र दोस्तों, औपचारिक पत्र कहलाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है, जिसमें संबंध हमारे महज औपचारिक से होते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, और जैसे अर्ध सरकारी पत्र भी दोस्तों हमारे क्या होता है, अनौपचारिक पत्र के मतलब आता तो दोस्तों सरकारी के ही अंतर्गत आता है, लेकिन वह भी एक हिसाब से मतलब पर्सनल एक दूसरे को भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि अनौपचारिक पत्र के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जब एक विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा दूसरे विभाग के कर्मचारी को मुख्यतः किसी काम को दोबारा से याद दिलाने के लिए, या किसी विशेष काम की ओर को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, वह क्या होता है हमारा अनौपचारिक, सॉरी वह हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र, याद रखना आपको। तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, उसके लिए मैंने दोस्तों पत्र वाले आपके लिए 3 से 4 वीडियोज बनाई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पत्थर का तत्सम शब्द दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, प्रस्तर हमारा क्या होता है, पत्थर का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना निराला जी द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। स्वर्णधुली, अपरा, परिमल, या फिर कुकुर मुत्ता, ठीक है। तो स्वर्णधुली जो रचना है दोस्तों वह हमारा निराला जी द्वारा रचित नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। जबकि अपरा, परिमल, कुकुर मुत्ता दोस्तों यह सभी जो रचनाएं हैं यह हमारा रचित हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, ठीक है। जबकि जो स्वर्णधुली रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो कुकुर मुत्ता हो गया, सरोज स्मृति हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया, तोड़ता पत्थर, बांधू न नाव इस ठाटू बंधु हो गया, बाहर मैं कर दिया गया हूँ, वर्दे वीणा वाणी वर्दे, इनकी प्रसिद्ध वो भी है दोस्तों, आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, कविता। और सरोज स्मृति इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो कि एग्जाम में भी पूछी गई है। तो हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और लेवल दोस्तों मैंने थोड़ा सा अच्छा रखा हुआ है क्वेश्चनों का, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मंदिर तथा विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में भी स्थित है, लेकिन यहाँ पर अर्धनारीश्वर मंदिर भी पूछा गया, तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है, यह रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है। तो मुट्ठी, नाली, बीघा, उपरोक्त सभी। तो यह सभी दोस्तों उत्तराखंड में क्या है, भूमि मापन की इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों, चक्राता और नानक मत्ता, ठीक है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 13 सीटें आरक्षित है। कुल विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों, 70 हैं, ठीक है। 70 में से 13 एससी हेतु आरक्षित हैं और 2 एसटी हेतु आरक्षित है। टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं, 15 सीटें दोस्तों टोटल आरक्षित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें प्रजामंडल,
आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में जो बैठक दोस्तों आयोजित हुई थी, इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पितृशरण रतुड़ी जी के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राजकीय प्रेस दोस्तों कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राजकीय प्रेस दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह रुड़की में दोस्तों उत्तराखंड राजकीय प्रेस स्थित है। और जो संगठन संस्थान वाला क्वेश्चन दोस्तों, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोस्टमार्टम क्लासेज में मैंने आपको सारे संगठन संस्थान करवाए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर, हवालाबाग तथा रामनगर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो सोमेश्वर हो गया, हवालाबाग हो गया और रामनगर हो गया दोस्तों, यह कोसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन सी? कोसी नदी के तट पर, ठीक है। ग्वाला नदी के तट पर दोस्तों हल्द्वानी, काठगोदाम, ये हो गया। सरयू के तट पर सरयू और गोमती के तट पर क्या? बागेश्वर, कपकोट, बैजनाथ, ये वाले क्षेत्र बसे हुए हैं, ठीक है। और कोसी नदी के तट पर सोमेश्वर, हवालाबाग और रामनगर बसे हुए हैं, ठीक है। कोसी नदी को कुमाऊं में या धान का कटोरा कहकर भी दोस्तों संबोधित किया जाता है। कोसिला नदी नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोसी नदी का सरमूल झंडी नामक स्थान जो कौसानी के समीप है, वहां से इसका उद्गम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि गढ़वाली भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लौकिक तथा ऐतिहासिक लोकगाथाओं को पवाड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही है। लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा या किस्सा कहते हैं, बिल्कुल सही है। लोक वार्ता को पंडुली कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य है? यह सभी कथन दोस्तों इसके संबंध में हमारे क्या हैं? सत्य है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? हुड़का, चौफला, छोलिया या फिर तांदी? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि दोस्तों औजार, तो संगीत औजार हुड़का दोस्तों आपका क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जबकि चौफला, छोलिया और तांदी यह क्या है दोस्तों? तीनों नृत्य हैं। हुड़का क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में नरपति नामक अधिकारी का संबंध किससे होता था? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की भाषा क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, तो संस्कृत भाषा है दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की। कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में दोस्तों यह मतलब लिखे गए हैं, ठीक है। लिपि कौन सी है पूछा जाएगा, तो लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में यह लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका था? ललित सूरदेव का था, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पांडुकेश्वर नामक स्थान जो दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, वहां से यह प्राप्त हुआ है। इसमें जो नरपति नामक अधिकारी था दोस्तों, इसका संबंध किससे है? घाट अधिकारी को नरपति कहा जाता था, ठीक है, घाट अधिकारी। अगला प्रश्न है, किस चंद्र शासक ने डुंगरा बछेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था? तो डुंगरा बछेड़ा को अपना सामंत नियुक्त करता है कौन दोस्तों? भारती चंद्र। अगला है, बलभद्र शाह परमार वंश के किस क्रम का शासक था? तो बलभद्र शाह दोस्तों परमार राजवंश के 43वें क्रम का या 43वें नंबर का शासक था। और प्रथम बार शाह की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था दोस्तों? बलभद्र शाह ही था। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक के काल में 2 बार गोरखा आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों प्रद्युम्न शाह के काल में 2 बार गोरखा आक्रमण हुए थे गढ़वाल पर। कब कब हुए थे? सबसे पहले हुआ था दोस्तों कब? 1891 में, सॉरी 1791 में पहली बार हुआ था, और दूसरी बार हुआ था 1803-4 में, ठीक है। तो 2 बार आक्रमण हुए थे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं डिटेल्स में आपको पोस्टमार्टम क्लासेज में बता चुका हूं, और पोस्टमार्टम क्लासेज को आप जरूर देख लें। मैं आपसे फिर से बोलूंगा दोस्तों, आप 4 से 5 क्लासेज देखेंगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि यार आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि उसमें ना मैं बहुत सारी चीजें आपको बताते हुए चलता हूं जो कि रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला है, राज्य में हरिसिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज किस जनपद में स्थित है? तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में लिखित साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1800 ईस्वी के बाद दोस्तों कुमाऊं में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। वैली ऑफ दून नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक है A.R. गिल। अगला प्रश्न है, देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है क्या देवभूमि मुस्कान योजना। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में डबल लॉक व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो कुमाऊं में दोस्तों जो आपकी डबल लॉक व्यवस्था है वह 1824 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, अधिया के आधार पर खेती करने वाले क्या कहे, मतलब अधिया के आधार पर खेती करने वालों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? साझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साझी कहा जाता है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस शासक के द्वारा टिहरी में आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो टिहरी में दोस्तों आधुनिक वेधशाला का निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा। और दोस्तों देखिए, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भले ही आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री ना आई हो, लेकिन पटवारी लेखपाल में आप तैयार रहें, पढ़ के जाएं। ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड हिस्ट्री स्किप कर रहे हैं, क्योंकि 8 से 10 नंबर आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से आने की पूरी संभावना है उस एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रूरल लिटिगेशन एंड इंटरटेनमेंट का गठन, यह जो संस्था है इसका गठन किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो अवधेश कौशल जी के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस जनपद में सूर्य षष्ठी मेले का आयोजन होता है? तो सूर्य षष्ठी मेला दोस्तों आयोजित होता है कहाँ पे? चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के समीप स्थित है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है आपका दोस्तों, यह श्यामला ताल के समीप स्थित है। कहाँ पे? चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट किस जनपद में 2015 से निर्माणाधीन है? तो यह दोस्तों नैनीताल जनपद में 2015 से निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे शेर हिंद कहा गया दोस्तों?
तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शेरे हिंद की उपाधि दोस्तों पितृ शरण रतुड़ी को दी जाती है। अगला है बिरमा, गगास तथा विनो किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो बिरमा, गगास तथा विनो दोस्तों यह किसकी? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। और पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं से पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी जो प्रजातांत्रिक संघ में राज्य से शामिल व्यक्ति कौन थे? तो राज्य से शामिल व्यक्ति इसमें थे दोस्तों कौन? भवानी सिंह रावत, जिनके साथ चंद्र सिंह आजाद दुगड्डा भी आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध नागपुरी क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारे नायक नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हैं? तो हमारे नायक नामक पुस्तक के लेखक है कौन? विजेंद्र रावत जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों? मात्रका ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल या सभी? तो यह सभी ताल दोस्तों हमारा क्या है? चमोली जनपद में स्थित हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य किस दर्रे से दोस्तों व्यापार होता था प्राचीन समय में? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में दोस्तों स्थित जो इस तरह से दर्रा था वो कौन सा है? दारमा दर्रा है। ठीक है, दारमा दर्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी दोस्तों राष्ट्रीय वन संस्थान स्थित है हमारा कहाँ पे? देहरादून में। अगला प्रश्न है, सागौन मुख्यतः किस वंश के मुख्य वृक्ष हैं? तो सागौन जो है दोस्तों यह हमारा मानसून या पतझड़ वन के हमारे क्या है? मुख्यतः वृक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 50% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है दोस्तों एक चीज और, कि कब लागू हुआ था ये? 2008 में लागू हुआ था। इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। अगला प्रश्न है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ? मुक्तेश्वर, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेमियार नाट्य या नाटक क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सेमियार नाट्य क्लब दोस्तों भवानी दत्त उनियाल के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, गबला देव उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है। तो गबला देव दोस्तों जो उत्सव आपका यह भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दोस्तों आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नरीमन हाउस आतंकी हमले का संबंध निम्न में से किससे है? तो नरीमन हाउस आतंकी जो आपका हमला था इसका संबंध दोस्तों इसमें से गजेंद्र सिंह बिष्ट जी से है, जो कि इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन दोस्तों 1891 में किया गया था। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो लेवल थोड़ा सा अच्छा है, और क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसलिए भी आपको करवाए हुए हैं क्योंकि पहले मैं आपको इन्हें करा चुका हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पोस्टमार्टम क्लासेज में डिटेल से बताए हुए हैं, तो इसलिए आपने आई थिंक ये 40 में से 30 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, और पेपर जो क्वेश्चन है वह ठीक ठाक लेवल के हैं, आपको परीक्षा वाणी और अजय राव जी की पुस्तक में मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 61वां, प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? वेंकट रमन जी। कौन है? वेंकट रमन जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? दिख नहीं रहा होगा आपको, ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो एलईडी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है? ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो प्रयुक्त उपयोगी पदार्थ होता है दोस्तों आपका क्या होता है? सिलिकॉन होता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं होता है? ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। ठीक है। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में दोस्तों इसमें से क्या है? जिला परिषद शामिल नहीं होती है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। ठीक है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये तीन आपका मुख्यतः चीजें होती हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये तीनों तो संबंधित है, लेकिन जिला परिषद दोस्तों संबंधित नहीं होता, जिला पंचायत संबंधित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव क्या है? एक स्थिर भंडारक है, एक स्थिर द्वितीय भंडारक है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक है, या एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। ठीक है। तो जो पेन ड्राइव है दोस्तों यह क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। ठीक है, यानी कि पेन ड्राइव को आप यूज करते हैं फिर उसे हटा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या उपरोक्त सभी। ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य दोस्तों क्या है? यह सभी क्या है इसके लक्ष्य हैं। तेजस क्या है दोस्तों? तो तेजस तो अच्छा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित एक हल्का लड़ाकू विमान है क्या? तेजस। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की दोस्तों नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? तुकाराम, नागार्जुन, त्यागराज या फिर वल्लभाचार्य। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक इसमें से नागार्जुन जी नहीं है। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार दोस्तों बांध है, यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा, वैकल्पिक यानी कि जिसको हम विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वह वैकल्पिक। ठीक है, तो सौर ऊर्जा या फिर आप ये कह सकते हैं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो उपयुक्त, सबसे उपयुक्त। ठीक है, वैसे पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय में आता है, जैव ऊर्जा भी आता है, लेकिन सौर ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि सौर ऊर्जा आजकल आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है जनरेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना था? तो भारत एक गणराज्य बन गया था दोस्तों कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सती प्रथा को समाप्त कराने में दोस्तों राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला है, रिएक्टर स्केल में क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को दोस्तों रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? तो मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है कल्पक्कम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ था? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वह विख्यात खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हुदहुद चक्रवात का संबंध किस क्षेत्र से था? तो हुदहुद चक्रवात का संबंध दोस्तों हमारा उड़ीसा से था। कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह किसके मध्य में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा लाख बख्श की उपाधि धारण की गई थी? तो लाख बख्श की दोस्तों उपाधि धारण की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, आर्कटिक होम इन द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्कटिक होम इन द वेद पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक जी। महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है, INS सह्याद्री इसमें से दोस्तों क्या है? तो INS सह्याद्री दोस्तों इसमें क्या है? जहाजी एक बेड़ा है। ठीक है, एक जहाजी बेड़ा है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न होगा दोस्तों कि फीफा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा नहीं दोस्तों, फीबा। ठीक है, फीबा। फीफा तो फुटबॉल से संबंधित आपको पता है, तो जो फीबा दोस्तों आपका एशियाई कप है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंड देन वन डे अ मेमोरर किसकी आत्मकथा है? ठीक है, एंड देन वन डे अ मेमोरर दोस्तों यह आत्मकथा है नसीरुद्दीन शाह की। किसकी? नसीरुद्दीन शाह की। अगला दोस्तों, दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका पल्लिकल का संबंध दोस्तों स्क्वैश खेल से है। अगला दोस्तों, NAM का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो NAM का पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या? नेशनल आयुष मिशन। नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि कितनी है? तो भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निर्धारित अवधि है दोस्तों किसकी? 2 सप्ताह की। कितनी? 2 सप्ताह की। अगला प्रश्न है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 2022 में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है यह आपका कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम में हो रहा है। ठीक है, मतलब आयोजित हो गया है दोस्तों। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जेट इंजन का आविष्कार इसमें से दोस्तों क्या? फ्रैंक वाइट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंक वाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? घोड़ा अस्तबल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं घोड़े के लिए अस्तबल बनाया जाता है, मनुष्य के लिए घर बनाया जाता है, चिड़िया के लिए घोंसला बनाया जाता है, शेर के लिए जंगल नहीं बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों भिन्न होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, बी एवं सी का भाई ए है। ठीक है, बी और जो सी है दोस्तों इसका जो भाई है वह ए है। ठीक है, सी क्या है? डी की माँ है,
सी जो है वह क्या है, डी की माँ है, ठीक है, सॉरी सी की माँ डी है, ठीक है, सी की जो माँ है वह डी है, ठीक है, सी की माँ डी है, ए के पिता ई हैं, ए के पिता क्या है, ई हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से नहीं होगा, ठीक है, देखिए ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र नहीं हो सकता, देखो क्योंकि ई क्या है, बी का या तो पिता होगा, ठीक है, ई क्या होगा, बी का पिता होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, देखिए बी क्या है, ई का, बी का पिता ई है, बी का पिता ये बिल्कुल सही है, डी का पति ई है, ये इसकी माँ होगी तो ये इसके पिता हो गए, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, तो डी ई का पति है, ये भी सही है, डी का पुत्र ए है, डी का पुत्र ए है, ये भी बिल्कुल सही है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा था, किसी ने उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा, वो जो व्यक्ति था उसने कहा कि मेरे जो चाचा हैं, ठीक है, मेरे चाचा इस लड़की के चाचा, इस लड़की के जो चाचा थे उसके चाचा हैं, तो उस व्यक्ति का उस लड़की के साथ में क्या संबंध है, तो बहनोई साली नहीं, भाई बहन नहीं, माँ मांझी नहीं, पिता पुत्री का दोस्तों संबंध होगा, ठीक है, यानी कि पिता पुत्री साथ में जा रहे थे, तो किसने संबंध पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा हैं, ठीक है, इस लड़की के चाचा मतलब उसका भाई, उसके चाचा मतलब उसके दादाजी, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया व्यक्ति का लड़की से क्या संबंध है, तो वह क्या है, पिता पुत्री है। अगला प्रश्न है, जो संबंध न्यायालय का न्याय से है वही संबंध दोस्तों विद्यालय का किससे होगा, तो न्यायालय में दोस्तों न्याय मिलता है और विद्यालय में दोस्तों क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है, शिक्षा। अगला अगला प्रश्न है, ए बी जेड बी सी वाई सी डी एक्स डी ई डब्ल्यू, कौन सा कथन इसके अगली सीरीज में आएगा, देखिए ए बी सी डी डी ई, तो अगला आएगा ई एफ, तो ई एफ वाले ऑप्शन आपके 3 है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इससे पहले क्या आता है, डब्ल्यू से पहले क्या आता है दोस्तों, वी आता है, वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई एफ वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 1 5 13 29 61, अगला सीरीज क्या आएगी, ठीक है, तो देखिए 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, 5 और 13 के बीच में 8 का गैप है, 13 और 29 के बीच में 16 का गैप है, 29 और 61 के बीच में 32 का गैप है, ठीक है, तो 61 और अगली संख्या के बीच में कितने का, 64 का गैप होगा, तो 61 और 64 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 125 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका यूकेपीएससी मॉडल पेपर पार्ट 1 दोस्तों। तो आपको ये पेपर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा यार, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह वीडियोस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मॉडल पेपर का पार्ट 1 दोस्तों मैंने अपलोड कर लिया है, ठीक है, कल मैं आप लोगों के करंट अफेयर्स का पार्ट 3 लाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का एक और पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि कंटिन्यू करना है तो मैं 9 से 10 मॉडल पेपर दोस्तों आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, कि उस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों 100 नंबरों में से आपके कितने नंबर आए हुए हैं कमेंट बॉक्स में आपको यह भी जरूर बताना है, और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा ये भी जरूर बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।